मेरा नाम कविता है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि हर लड़की अपनी शादी को लेकर खुश होती है। मेरे लिए भी शादी की खुशी बहुत बड़ी थी। मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे। सभी लोग मेरी शादी की शॉपिंग कर रहे थे। घर के सारे लोग मेरी शादी से बेहद खुश थे और जमकर तैयारियां कर रहे थे। सब लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे थे कि तुम अपनी ससुराल में बहुत खुश रहोगी। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे लगा कि मैं ससुराल में खुश रहना तो दूर की बात है, ससुराल में कुछ दिन गुजार लूं वही मेरे लिए बहुत होगा। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मेरा पति शादी की पहली रात ही मुझे घर से बाहर निकाल देता और तलाक दे देता। मेरी सारी खुशियां चकनाचूर हो चुकी थीं। हमारे घर में मेरे पापा के दोस्त का बेटा प्रशांत रहता था। प्रशांत देखने में बहुत स्मार्ट पार्ट था। मैंने हमेशा उसे भाई की नज़र से देखा था, हालांकि वह मेरा भाई नहीं था। वह मुझसे या किसी और से ज्यादा बात नहीं करता था, सिर्फ अपने काम से काम रखता था। घर के सारे लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे क्योंकि वह बहुत मेहनती था और मेरे घर वालों की इज्जत करता था। बड़ों का आदर सम्मान करता था और लड़कियों से नजर झुकाकर बात करता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा जिससे मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ लोग शक्ल से जैसे दिखते हैं, अंदर से बिल्कुल वैसे नहीं होते। मेरी हल्दी की रात प्रशांत ने मेरी इज्जत खराब कर दी थी। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब उसने मुझे बेहाल कर दिया तो मेरी कमर पर सिगरेट से कुछ लिख दिया। मैं उसे देख नहीं सकती थी, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। शादी की पहली रात जब मेरे पति ने मुझे देखा और उन्होंने मेरे साथ अपनी मोहब्बत जाहिर की, तो उन्होंने मेरी कमर पर वो शब्द देखे। उन्हें पढ़कर उनके होश उड़ गए और वे रोने लगे। पिछले कुछ दिनों से घर में बहुत शोर मचा हुआ था क्योंकि मेरी शादी की तैयारियां चल रही थीं। मेरा रिश्ता मेरे पापा ने अपनी मर्जी से तय किया था और वह लड़का मेरे पापा को बहुत पसंद था। सबको लगता था कि मैं उसके घर में बहुत खुश रहूंगी और वह मेरे लिए परफेक्ट था। मैं भी अपनी शादी से खुश थी। घर की सारी महिलाएं मार्केट शॉपिंग करने जाती थीं। पापा और भैया काम पर होते थे। मेरी बड़ी दीदी पिछले कुछ दिनों से हमारे घर पर रहने आई थीं क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए वे बाजार का काम नहीं कर सकती थीं। उनके बच्चों को मैं अपने पास रख लेती थी और मम्मी, भाभी और दीदी मिलकर बाजार चली जाती थीं। मैं घर के दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह लॉक कर लेती थी क्योंकि मैं ज्यादातर घर में अकेली ही रहती थी। कभी कभी प्रशांत घर में होता था। वे लोग तो बाहर जाकर सारा दिन शॉपिंग करते थे और शाम के टाइम तक ही वापस आते थे। मैं उनके लिए खाना बनाकर रख देती थी और दीदी के बच्चों का भी ख्याल रखती थी। मैं घर के काम करके बहुत थक जाती थी, इसलिए मम्मी ने मेरी मदद के लिए एक नौकरानी रख ली थी। वह मेरे साथ घर के थोड़े बहुत काम करवा देती थी और शाम को अपने घर चली जाती थी। बाकी का काम मैं खुद देख लेती थी क्योंकि उस बेचारी के भी बच्चे थे और उसे अपने बच्चों के लिए भी खाना बनाना होता था। अगर हमारे घर खाना बनता तो वह ले जाती, नहीं तो मैं उसे पैसे दे देती थी। इससे उसकी भी मदद हो जाती थी। शाम के 5 बज रहे थे। नौकरानी अपने घर जा चुकी थी। मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं किचन में चाय बना रही थी। आज प्रशांत भी ऑफिस से जल्दी आ गया था। वह भी किचन में आ गया और मुझसे चाय बनाने को कहा। मैंने उसके लिए भी एक कप चाय बना दी थी। वह मेरी उम्र का था, इसलिए मैं उसका नाम लेती थी। प्रशांत चाय का कहकर किचन से वापस नहीं गया, बल्कि किचन में खड़े होकर मुझे उलझन भरी नजरों से देख रहा था। मैंने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में अजीब से एक्सप्रेशन थे जो मुझे समझ नहीं आए। वह आज मुझे सर से पांव तक घूर रहा था, जो मुझे अजीब लग रहा था। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और उसे वहां से हटाने के लिए कहा कि वह अपने कमरे में जाए, मैं चाय वहीं ला दूंगी। वह अपने कमरे में चला गया, मगर मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि आज न जाने प्रशांत को क्या हो गया। चाय बनाने के बाद मैं प्रशांत के कमरे में चाय लेकर गई। वह बेड पर लेटा हुआ था और सिर्फ जीन्स पहने था
ऊपर कुछ नहीं पहना था। उसे इस हालत में देखकर मैंने नजरें झुका लीं और शर्मिंदा सी हो गई। मैं चाय की ट्रे रखकर वापस जाना चाहती थी, मगर अचानक ही प्रशांत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने पास बैठा लिया। उसकी इस हरकत को मैं समझ नहीं पाई। उसकी आज की हर बात मुझे अजीब लग रही थी। उसकी नजरों से मुझे डर लगने लगा था। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि प्रशांत की हालत अजीब हो गई थी। वह चुपचाप रहता था और पता नहीं कहां खोया रहता था। घर में तो वह कभी कभी पापा से ही बात करता था, अब तो हमसे भी कोई बात नहीं करता था। ऑफिस से आते ही फौरन अपने कमरे में बंद हो जाता था और जब खाने का टाइम होता तो खाना खा लेता था, या फिर कभी कभी हमें ही उसे बार बार उसके कमरे से खाना खाने के लिए बुलाना पड़ता था। उसकी ऐसी हालत क्यों हो गई थी, यह हमें समझ नहीं आ रहा था। मम्मी भी उसकी इन हरकतों को काफी दिनों से नोटिस कर रही थी और अब वे इस बारे में पापा से कह रही थी कि प्रशांत को न जाने क्या हो गया है, वह बिल्कुल बदल गया है। घर में होते हुए भी उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता और आजकल वह हमारे साथ बैठकर कोई बातचीत नहीं करता, न पहले की तरह हंसता है और न ही बोलता है। मम्मी पापा को इस तरह परेशान देखकर मैं उन्हें तसल्ली देती थी कि वह तो हमेशा से ही ऐसा है, और यह बात एक हद तक सच भी थी। इससे पहले कि प्रशांत मुझे कुछ कहता, तभी दरवाजे की बजने की आवाज सुनकर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई थी। आज मम्मी, भाभी और दीदी सब लोग मार्केट से समय से पहले ही आ गई थी। उन्होंने कहा कि आज तुम्हारी ससुराल वालों को हमारे घर आना है, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए हैं। वे लोग घर जल्दी आ गए थे ताकि शादी के बारे में बातचीत कर सकें। मैं भी थोड़ी देर उनके साथ बैठकर अपने कमरे में आ गई थी और फिर लगातार प्रशांत के बर्ताव के बारे में सोच रही थी। मेरे दिमाग में उसकी हरकतें बार बार घूम रही थीं, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी उलझन बढ़ती ही जा रही थी और अब तो मेरी शादी के दिन भी करीब आ गए थे। मेरी शादी को अब सिर्फ 1 महीना ही रह गया था। धीरे धीरे यह 1 महीना भी गुजर गया। फाइनली मेरी हल्दी का दिन आ गया था। इस दिन मैं अपने कमरे में थी और अच्छे तरीके से तैयार हो रही थी। आज का दिन और आने वाले दिन मेरे लिए बहुत ही खास होने वाले थे। मैं अपने उन आने वाले दिनों के बारे में सोच सोच कर खूब खुश हो रही थी। मैं शादी के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। मुझे अपना घर बहुत याद आने वाला था, क्योंकि मैंने अपने माता पिता के घर में जितना भी समय गुजारा था, बहुत अच्छा गुजारा था। मेरे माता पिता ने मुझे दुनिया की हर खुशी दी थी, कभी मेरी आंख में आंसू तक नहीं आने दिया था। अब मैं इस घर को छोड़कर जाने वाली थी। अभी मैं अपनी इन्हीं परेशानियों में घिरी थी और साथ ही सोच रही थी कि ससुराल जाने के बाद वहां का माहौल कैसा होगा। शादी से पहले तो सब अच्छे होते हैं और शादी के बाद ही असली चेहरे सामने आते हैं। मेरा होने वाला पति मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगा, यह सोचकर ही मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। तभी मेरी मां ने कहा कि वे लोग थोड़ी देर में हल्दी की रस्म के लिए आ रहे हैं। हमें तैयार होकर हॉल में जाना था, क्योंकि हल्दी का फंक्शन हॉल में था। मेरी और मेरे होने वाले पति दोनों की ही हल्दी लगने वाली थी। आज सुबह से ही मुझे बुखार आ रहा था और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सर्दियों के दिन चल रहे थे और ज्यादा पानी में हाथ धोने की वजह से मुझे ठंड लग गई थी, इसलिए बुखार हो गया था। हम सब लोग एक साथ हॉल में चले गए। वहां पर मुझे और मेरे होने वाले पति अनुराग को हल्दी लगाई गई। सब लोग बहुत खुश थे और हमने मिलकर बहुत सारी फोटो खींची। मेरे होने वाले पति का नाम अनुराग था। अनुराग देखने में बहुत हैंडसम और पढ़ा लिखा लड़का था। अनुराग मुझे देखकर बहुत खुश हो रहा था। मैं भी उसे देखकर शर्म आ रही थी, क्योंकि मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। आज के दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अचानक मेरे सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। सारे मेहमान हॉल में ही मौजूद थे। हमने हॉल इसलिए बुक किया था क्योंकि हमारे ज्यादातर मेहमान दूसरे शहरों से आए थे और हमारा घर छोटा था, इसलिए सारे मेहमान हमारे घर में नहीं आ सकते थे। मम्मी ने जब मेरी तबीयत पूछी तो मैंने बताया कि मुझे बहुत तेज बुखार है। मम्मी ने मुझे प्रशांत के साथ घर भेज दिया ताकि मैं आराम कर सकूं। मम्मी ने कहा कि तुम घर जाकर आराम से सो जाना,
क्योंकि तुम्हारी शादी है और इस खास मौके पर तुम्हारी तबीयत खराब होना ठीक नहीं है। मम्मी ने प्रशांत से कहा था कि तुम कविता को छोड़कर वापस आ जाना। प्रशांत मुझे गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ने के लिए आ गया। मैं देख रही थी कि उसकी नजरें बार बार मुझ पर ही थीं। थोड़ी ही देर में घर आ गया। प्रशांत भी मेरे साथ घर के अंदर आ गया। मुझे लगा कि शायद उसका कोई सामान रह गया होगा, लेकिन वह तो घर के अंदर घुसते ही घर का दरवाज़ा बंद कर चुका था। मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। मैं सीधे अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और मैं बुखार से जल रही थी। मुझे अभी दवाई भी खानी थी। प्रशांत और मैं घर में अकेले थे। घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में खड़ी हुई दवाई ढूंढ रही थी जो मुझे मिल नहीं रही थी। फिर मुझे दवाई मिल गई। दवाई खाने के बाद मैंने कपड़े बदल लिए और बैठकर सोचने लगी कि लड़कियों की भी क्या जिंदगी होती है। यही वह घर था जहां मैं खेल कूद कर बड़ी हुई थी और अब हमेशा के लिए यहां से जा रही थी। यह सोचकर ही मैं उदास हो गई थी। तभी अचानक मुझे कमरे में किसी की आहट महसूस हुई। जब मैंने दरवाजे की तरफ नजर घुमाई तो वहां पर प्रशांत खड़ा था, लेकिन आज वह प्रशांत नहीं था जिसे मैं जानती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने दौड़कर मुझे अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया और फिर मुझे बेड पर धक्का दे दिया। मैं उसे बार बार कह रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी शिकायत मम्मी पापा से कर दूंगी। पर उसे मेरी किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कानों में मेरी आवाज़ जा ही नहीं रही हो। मैं खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और वह मर्द था। मैं चिल्ला रही थी, मगर मेरे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इस घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सकता। आखिरकार मैं बेहोश हो गई। जब होश में आई तो प्रशांत मेरी कमर पर कुछ लिख रहा था। जलती हुई सिगरेट से वह मेरी कमर पर कुछ लिख रहा था। मेरी कमर तकलीफ से चूर हो रही थी, क्योंकि जलता हुआ सिगरेट मेरे बदन पर महसूस हो रहा था और मेरी कमर की खाल जल रही थी। शायद खून भी बह रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा शरीर कोई भी हरकत करने के काबिल नहीं था। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे शरीर के अंदर से जान निकाल ली हो। मैं बुरी तरह से रो रही थी, मगर जल्द ही मैंने अपने आंसू पोंछ लिए और खुद पर काबू कर लिया था कि अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो ना जाने क्या होगा और मेरी बदनामी हो जाएगी। मेरी शादी होने में भी ज्यादा समय नहीं था और मेरे पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और बिस्तर पर लेटी तो मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। तभी बाहर सब लोगों की बोलने की आवाज आ रही थी। प्रशांत मेरे कमरे से जा चुका था। शायद सब लोग घर वापस आ गए थे। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अपने आप को सामान्य किया। थोड़ी देर के बाद मम्मी और दीदी मेरे कमरे में आ गई थीं। जब मम्मी ने मेरा चेहरा देखा तो वह हैरान रह गई और बिना कहे ही समझ गई कि मुझे कोई परेशानी है। उन्हें यह भी लगा था कि मेरी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मम्मी ने मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और पूछा, क्या बात है? क्या तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है? तुम क्यों इतनी उदास लग रही हो? अगर ऐसा है तो कल हम तुम्हें किसी और डॉक्टर को दिखा देंगे, जिससे तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। मैंने मुश्किल से अपने आंसू पोंछे और मम्मी से कहा, कुछ नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने दवाई खा ली है, बस आपको ऐसा ही लग रहा है। मम्मी ने मुझे गले से लगाकर कहा, अगर तुम आने वाले समय की वजह से परेशान हो तो फिक्र मत करो। हर लड़की के लिए यह समय आता है। तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे और भी कई तरह की तसल्ली दी, लेकिन मेरा दिमाग तो कहीं और ही उलझा हुआ था। शादी की खुशी और एक्साइटमेंट अब पूरी तरह से खत्म हो गई थी। मेरे दिल में बहुत दर्द था, जिसे मैं किसी से नहीं कह पा रही थी। अगर मम्मी को मेरी तकलीफ के बारे में पता चलता तो उनका दिल टूट जाता। मम्मी ने मुझे सोने के लिए कहकर कमरे से बाहर चली गई और दीदी भी उनके साथ चली गई। मुझे पता था कि मम्मी बहुत परेशान हो जाएंगी और अकेले में रोएंगी, क्योंकि वे किसी के सामने रोती नहीं थीं और मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मैं घर में सबसे छोटी थी, इसलिए मम्मी पापा मुझे ज्यादा प्यार करते थे
अगले दिन मुझे हमेशा के लिए विदा होकर ससुराल जाना था। शादी का दिन भी आ गया था और सब लोग बहुत खुश थे। सबके खुश चेहरे देखकर मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। जब मेरी फैमिली ने देखा कि मेरी आंखों में आंसू हैं, तो उन्हें लगा कि यह घर छोड़ने की वजह से हो रहा है, पर कोई मेरे दिल के हाल को नहीं जानता था। मेरी शादी की रस्में पूरी हो गई थी, लेकिन मैं एक भी रस्म से होश में नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई रोबोट हूं और सब लोग मुझे अपने तरीके से चला रहे हैं। विदाई के बाद जब मैं ससुराल पहुंची, तो मेरे पति के हंसते, मुस्कुराते चेहरे को देखकर मैंने कई बार अपने आंसू पोंछ लिए थे और उन्हें रोकने की कोशिश की थी। कमरे में आने के बाद मेरे पति ने मेरी खूबसूरती की तारीफ की और छोटी छोटी बातें की, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ डर ही बैठा हुआ था। फिर जब उन्होंने मेरी कमर से कपड़े हटाए, तो उन्होंने वो निशान देख लिए जो प्रशांत ने सिगरेट से जलाकर मेरी कमर पर लिखे थे। प्रशांत मेरे पापा के दोस्त का बेटा था और हमारे घर में परिवार के सदस्य की तरह ही रहता था। उसके माता पिता का कार एक्सीडेंट में निधन हो चुका था और उसके दादा भी बूढ़े और बीमार थे। जब उसके दादा का भी निधन हो गया, तो मेरे पापा उसे हमारे घर ले आए। प्रशांत हमारे घर का हिस्सा बन गया और मेरी मम्मी पापा ने उसे अपने बेटे की तरह प्यार दिया। प्रशांत शुरू में उदास और खोया खोया रहता था, लेकिन समय के साथ उसकी पर्सनैलिटी बदलती गई। पापा उसे सबके साथ घुलने मिलने के लिए कहते, लेकिन वह अपने दिल बहलाने की कोशिश करता। हमारे घर में उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। पापा ने उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखा था। प्रशांत पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और अब उसने नौकरी भी पाली थी। फिर भी इतनी कामयाबी के बावजूद उसका दिल खुश नहीं रहता था। जब वह अपनी महीने की सैलरी मम्मी को देता, तो मम्मी इनकार कर देती थी। मम्मी कहती, तुम इस पैसे को खुद पर खर्च करो, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है। उस दिन पहली बार मैंने प्रशांत को इमोशनल होते हुए देखा था। उसने मम्मी से गले लगकर कहा, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? आपने मुझे हमेशा माता पिता जैसा प्यार दिया है। मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूं। मम्मी भी इमोशनल हो गई और उसे गले से लगा लिया। अब प्रशांत अपनी सैलरी मम्मी को ही दे देता था और मम्मी उस पैसे को संभाल कर रखती थी प्रशांत की शादी के लिए। प्रशांत अब ज्यादा खुश रहने लगा था। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी, जो देखकर मैं हैरान रह गई थी। लेकिन कुछ समय बाद उसका व्यवहार फिर से पहले जैसा हो गया। वह बहुत सीरियस और अकेला रहने लगा था। अब तो वह पहले से भी ज्यादा खामोश हो गया था। इन्हीं दिनों मेरा भी रिश्ता तय हो गया। जब प्रशांत को पता चला कि मेरी शादी अनुराग से हो रही है, तो वह खुश नहीं था। उसने मम्मी पापा से कहा, कविता की शादी यहां मत करो। मम्मी पापा हैरान रह गए और पूछने पर उसने कहा, मैंने सुना है कि लड़का बहुत कम पैसे कमाता है। पापा ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। वह अच्छी नौकरी पर है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। कविता वहां खुश रहेगी। मैंने भी जब अपने होने वाले पति की फोटो देखी, तो वह मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन न जाने क्यों प्रशांत को इस रिश्ते पर ऐतराज था। मम्मी पापा ने अनुराग के बारे में और जानकारी जुटाई और सबने कहा कि वह बहुत अच्छा लड़का है। प्रशांत ने उस दिन के बाद इस रिश्ते पर कुछ नहीं कहा और गुमसुम रहने लगा। शादी से एक दिन पहले उसने मेरे साथ जो किया, वह मेरे लिए सहना मुश्किल था। शादी की रात मेरे पति ने मेरी कमर देखी और रोने लगा। अगले दिन जब मेरी सास ने मुझे मायके भेजा, तो मैं सीधे अपने मम्मी पापा के कमरे में चली गई। मैं प्रशांत का सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे उससे बहुत नफरत हो रही थी। कुछ दिनों बाद मैं अपने ससुराल वापस आ गई, लेकिन मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। मैंने सुना था कि मेरे पति बहुत मॉडर्न हैं, लेकिन वे बहुत ही संस्कारी भी थे। वे रोज मंदिर में पूजा करते थे और व्रत रखते थे। रात को उठकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोते थे और प्रार्थना करते थे। मैं यह सब देखकर हैरान और परेशान होती थी। एक रात उनकी रोने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली। वे भगवान से अपनी गलतियों की माफी मांग रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो हैरान रह गए
और मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, क्या बात है, तुम अभी तक जाग रही हो? मैं उनके रोने से तंग आ चुकी थी, इसलिए मैंने उनसे कहा, आप मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताते? आखिर आपके साथ ऐसी क्या परेशानी है? उनके चेहरे पर अजीब से रंग फैल गए और उन्होंने कहा, एक ऐसी बात है जिसे सुनकर शायद तुम बर्दाश्त न कर सको, लेकिन अब मैं यह बात जानना चाहती थी। उन्होंने कहा, मैं प्रशांत को काफी समय से जानता हूं। कुछ समय पहले तक वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। मेरे पापा का बिजनेस था, लेकिन मुझे नौकरी करने का शौक था। मैं उसी कंपनी में काम करता था जहां प्रशांत भी था। उसी ऑफिस में एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी और अच्छे परिवार से थी। मैं हमेशा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था और उस लड़की को देखकर मेरा दिल आ गया। मुझे नहीं पता था कि प्रशांत भी उस लड़की को पसंद करता था और मैं भी उस लड़की के पीछे था। मैंने उस लड़की को प्रपोज किया, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं उसे परेशान करने लगा। एक दिन जब मैंने उसे बहुत तंग किया तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे बदला लेने की ठान ली। एक दिन जब मौसम बहुत खराब था और बारिश होने वाली थी, ऑफिस के सारे कर्मचारी जा चुके थे। ऑफिस में सिर्फ वह लड़की और मैं ही थे। वह अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे किसी के आने जाने का पता नहीं चला। वह वैसे भी सबसे आखिर में ही घर जाती थी। जब मैंने देखा कि ऑफिस में कोई नहीं है और बाहर सिर्फ गार्ड है, तो मैंने गार्ड को पैसे देकर कहा कि जब तक मैं न कहूं किसी को अंदर न आने दे। फिर मैंने उस लड़की का शोषण किया और उसकी इज्जत खराब कर दी। मैंने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। बाद में मुझे पता चला कि प्रशांत उस लड़की से बहुत प्यार करता था और वे दोनों शादी करने वाले थे। अगले ही दिन उस लड़की ने आत्महत्या कर ली और मरने से पहले उसने प्रशांत को सब कुछ बता दिया था। प्रशांत ने मेरी कमर पर लिखा था, दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं तुमसे भी तुम्हारी खुशियां छीन लूं, जिस तरह तुमने मेरी खुशियां छीनी थीं। मगर क्या करूं, यह मेरे लिए मेरी बहन की तरह है और इसके घर वाले मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मैं अपनी बहन के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। अपने पति से यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। इतने समय से मुझे गलतफहमी थी कि प्रशांत ने मेरी इज्जत खराब की है। असल में मैं पवित्र थी, लेकिन मुझे अपने पति से बहुत बड़ी शिकायत थी कि उन्होंने एक लड़की के साथ ऐसा क्यों किया। जब मैंने अपनी शिकायत रखी तो वह फिर से रोने लगे। कहने लगे, मैं भगवान से रो रो कर प्रार्थना करता हूं, मुझसे नासमझी में बहुत बड़ी गलती हो गई थी। यह पछतावा शायद सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा और मैं अपनी इस गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। तुम मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर मैं भी रो पड़ी। अब जो होना था वह हो चुका था और अब और कुछ नहीं किया जा सकता था। मेरी गलतफहमी दूर हो गई कि प्रशांत ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि उसने मुझे अपनी बहन ही माना था। उसने मुझे मौका होने के बावजूद कुछ नहीं किया था और यह उसका एहसान था कि उसने मेरे पति से बदला नहीं लिया। मैंने अपने मायके जाकर प्रशांत से अपने पति की तरफ से माफी मांग ली और उसे बता दिया कि मेरे पति बहुत शर्मिंदा हैं। प्रशांत अब दूसरे शहर में जॉब कर रहा है और वहीं रह रहा है। उसने अभी तक शादी नहीं की। वह दूसरे शहर में शिफ्ट इसलिए हो गया क्योंकि उसे पता है कि जब मैं मायके जाऊंगी तो मेरा पति भी वहां जाएगा और उसे देखकर प्रशांत को वह सब याद आ जाएगा जो उसके लिए बहुत तकलीफदेह है। मेरी जिंदगी अब अपने पति के साथ अच्छी गुजर रही है, लेकिन जो कुछ मेरे पति ने प्रशांत और उस लड़की के साथ किया उस पर आज भी मुझे बहुत अफसोस है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।